हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सब सामने देख रहे हैं बेटा। अभी पहले 5 मिनट रिवीजन और फिर वापसी। वो किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करना हो, कुछ स्टेजेस थी जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। पहली स्टेज का नाम प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। प्लीज यार अभी आप सामने देखो, मुझे सच में नहीं चाहिए नोट्स और कोई भी खटपट। 3 स्टेजेस थी यार, कुछ तो याद भी करने की कोशिश किया करो ना घर जाकर। मैं तो इतना इतना अच्छे से एक एक पेज करके करा रहा हूँ ये चैप्टर, मुझे पता बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्टेजेस के नाम प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। यार सो अभी भी सो रहे हो क्या? थोड़ा बोल दो यार। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। बाबू एक प्राइवेट कंपनी बनने में कितनी स्टेजेस लगती हैं? एक प्राइवेट कंपनी बनानी हो तो कितनी स्टेजेस? 2। क्या हो गया यार तुम? मुझे लगता है बहुत ही स्टैंडर्ड गिर गया तुम्हारा, है ना शिवम भाई? ठीक ठाक पढ़ लेते थे वो भी छोड़ दिया, है ना? बस पहले इंप्रेशन मुझे देना था अच्छा, उसका कभी घर पढ़ना नहीं था। बाबू प्राइवेट कंपनी कितनी स्टेजेस में बनती है? 2। एक प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन। बेटा 2 स्टेजेस के बाद तीसरी स्टेज क्यों नहीं परफॉर्म करती प्राइवेट कंपनी? उस दिन बेस ऐसे ही बनाया था। बाबू देखो तीसरी स्टेज का नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, मतलब लोगों से पैसे मांग लो। सर प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसे मांग सकती है क्या? नहीं मांग सकती, वो तो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट फंड पे चलती है। घर वालों ने मिलकर बनाई है, अपने पैसे लाएंगे अपनी कंपनी चलाएंगे, तो बाबू वो तो नहीं मांग सकती। तो बाबू प्राइवेट कंपनी को कितनी स्टेजेस पूरी करनी है? 2। और जबकि पब्लिक कंपनी को पूरी 3। ठीक है जी। बाबू प्रमोशन स्टेज शुरू करते हैं। बेटा याद है प्रमोशन स्टेज क्या है? राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया till the company is formed, all steps are covered under promotion only। जिस दिन आइडिया लिया और जब तक कंपनी को बनाने के लिए सारे रिसोर्सेस ना इकट्ठे कर लिए, तब तक की सारी बात क्या है बेटा? प्रमोशन है। याद है? बताओ बेटा याद है कि नहीं है? याद है? बाबू मैं बोलता था इसका मतलब प्रमोशन में सिर्फ 2 ही बातें आती हैं, वन इज प्लानिंग एंड अदर वन इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। एक प्लान कर लो, एक रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लो, इकट्ठे कर लो। याद है आपको ये बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक की सारी बात में? बाबू मेरी तरफ देखना। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर या स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रमोशन स्टेज, एक ही बात थी। हमने टॉपिक शुरू कर दिया था, चाहे तो कह दो फंक्शन ऑफ प्रमोटर और चाहे कह दो स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रमोशन स्टेज। प्रमोटर कौन था? जो प्रमोशन स्टेज परफॉर्म करता है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। लाइक धीरू भाई अंबानी फॉर रिलायंस, उन्होंने प्रमोट। क्या बेटा हर हाल में प्रमोटर एक होगा? फटाफट से मेरे को बताओ, क्या हर हाल में प्रमोटर एक होगा? फटाफट से बताओ। नहीं, प्रमोटर कितने हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। ये क्या बात हुई? अगर हम सब बैठकर एक आइडिया लेंगे, हम एक कंपनी बनाएंगे, बड़ा प्यारा नाम रखेंगे उसका मैसर्स 420 एंड 420 लिमिटेड, वही जो तुम हो 420 एंड 420 लिमिटेड। तो बाबू अगर हम आज सब मिलकर आइडिया लें तो बेटा हम सब प्रमोटर हो जाएंगे, एक होना तो जरूरी है। ठीक है, तो 3 स्टेप मैंने पढ़ा दिए थे। अगर आप कहोगे तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, वैसे मेरा मूड तो नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं पक्का कर दूंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडी और नेम अप्रूवल। याद है लास्ट स्टेप नेम अप्रूवल? आरओसी के पास 6 नाम भेजना प्रायोरिटी ऑर्डर में। मैंने अपना एग्जांपल भी दिया था कि मैंने आरओएफ को 4 नाम दिए थे अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में। ठीक है ना बाबू? उन 6 नामों में से आरओसी जो नाम आपको अप्रूव कर देता है, पूरी जिंदगी कंपनी उसी नाम से जानी जाती है। याद आ रही है बात? आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। याद है ना आरओसी कौन? शौर्य आया था लास्ट लेक्चर में, तभी तो मेरे को लगा मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा तेरी तरफ देखूंगा तो। एक वर्ड नहीं बोल रहा, सिर भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल न्यूट्रल ऐसे। मैंने कहा भाई मैं गया, मैं गिर जाता भी वो 2 मिनट तेरी तरफ देखता तो। मुझे लगा मुझे नहीं पढ़ाना है आप। इधर देखना जी, बात ओके है क्या? आगे देखना बाबू। 4th नंबर पर हेडिंग लिखी गई है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए।
4th नंबर पर हेडिंग नोट्स निकाल लो सारे। एक सेकंड पूछ लो। तो 4th नंबर पे ना हेडिंग लिखी गई है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। एक बात और बता देता हूँ, जिन्होंने आज की छुट्टी करी पछताएंगे बहुत। देख लेना कल से चैप्टर का क्या होगा, खत्म हो गया, रायता हो गया। मतलब मैं तो समझा ही सकता हूँ, बाकी तो खैर पढ़ना आप नहीं है, आप मेरी तरफ देखो। यार ये क्या होता है एमओए? अब सर मैं आपको ये बता देता हूँ, आज से 3 हेडिंग होंगी जो लिखी गई हैं, सिर्फ 3। यानी कि कितना बड़ा डिस्कशन है इसके पीछे आगे समझो। आ जाओ सामने देखते हैं, पौने घंटे में 3 हेडिंग होना तो बड़ी टाइम सर। अब नोट्स कोई देखेगा आगे 5 मिनट सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे। बाबू कंपनी में ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। सर आपको याद है पार्टनरशिप में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन। तो देखो मैं जानबूझ के पिछली बातें रिवाइज करता रहता हूँ ताकि यहाँ टिकती जाए बातें, पिछली भी टिकती जाए। पार्टनरशिप में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, वन इज पार्टनरशिप डीड, अदर वन इज बोलो यार रजिस्ट्रेशन। सर कंपनी में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम है इनके। देखो नाम देखना क्या है, एमओए और एओए। अरे नहीं तो देखो नोट्स में लिखा हुआ भैया, क्या लिखे हुए नाम, एमओए और एओए। ये क्या है बाबू? एमओए की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा एओए की फुल फॉर्म है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने एक आध दिन ही फुल फॉर्म बोलनी है, उसके बाद मैंने कभी नहीं बोलना एमओए एओए। इतने प्यारे नाम दिए हैं तो मैं तो प्यारे नाम बोलूंगा, ठीक है जी। हाँ जी बोलना जरा नाम। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ, एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाबू कंपनी को ना ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बोलता हूँ वो ढंग से समझ। तो एमओए को ना हम पता है क्या बोलते हैं, रैंक 1 डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। वर्ड देखो, रैंक 1 डॉक्यूमेंट, इसके बिना कंपनी बन ही नहीं सकती भाई। रैंक 1 डॉक्यूमेंट है कंपनी। बताता क्या वो समय करूंगा बातें डिटेल, अभी समझते जाओ क्या बोलते हैं। रैंक 1 डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, वर्ड देखो कितने खतरनाक दे रहा है इसको, चार्टर ऑफ कंपनी। सर इसको बाबू ये रैंक 2 डॉक्यूमेंट है। बेटा ये प्रिंसिपल नहीं है, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। बेटा ये चार्टर नहीं है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। हाँ जी, रैंक 1 डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। सर अगर नोट्स पढ़ा सकते हैं ना पक्का मैं सबको बांट देता हूँ, देखता हूँ कितने पढ़ लेते हैं। रैंक 1 डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। रैंक 2 डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। समझ में आ रही है बात? किन किन वर्ड से इसको हम बुला रहे हैं, और भी वर्ड ऐड होंगे धीरे धीरे। बाबू एमओए बताता है कंपनी की रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स। प्लीज सामने देखना बेटा। बाबू एमओए पता है क्या बताता है, कंपनी की रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर के साथ। जब भी कोई आउटसाइडर, सॉरी रुक जा, जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करने लगता है ना, सबसे पहले एमओए उठा के पढ़ता है कि एमओए में लिखा भी हुआ है कि नहीं, पावर भी है कि नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है एमओए। कंपनी कभी भी किसी आउटसाइडर के साथ डील करेगी ना, आउटसाइडर के लिए बिल्कुल कंपलसरी होता है एमओए पढ़ लो, कंपनी को चीज कितनी पावर है भी या नहीं है। कंपनी की रिलेशन आउटसाइडर के साथ बताना काम है एमओए का। और बेटा कंपनी की रिलेशन विद इनसाइडर बताना काम है बेटा एओए का। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्लीज नहीं तो देखते रहना, समझते रहना बात को। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अंदर के बंदे हैं बाहर के, मतलब आउटसाइडर है इनसाइडर? इनसाइडर है, कंपनी के अंदर के आदमी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हड़ताल पर बैठ गए जी, हमें तो सैलरी हाइक चाहिए, हमारी तो जी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है जी, कंपनी सोच रही है सैलरी बढ़ाएंगे ना बढ़ाएंगे। बाबू कंपनी को क्या डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, एओए या एमओए? कहाँ लिखा होगा सैलरी कितनी बढ़ा सकते हैं? एओए में लिखा होगा कि कहाँ तक सैलरी बढ़ सकती है, क्योंकि एओए बताता है कंपनी के रिलेशन विद इनसाइडर्स। बाबू कंपनी लोन लेने में इंटरेस्टेड है 500 करोड़। देख तो लो 500 करोड़ का लोन लेने के आपके पास पावर है या नहीं है। सर कहाँ देखूं, एमओए और एओए?
एमओए क्यों? क्योंकि बेटा एक कंपनी के रिलेशन में आता है विद आउटसाइडर, बैंक तो आउटसाइडर ही है ना बेटा, वो तो अंदर का आदमी नहीं है ना। समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? प्लीज सामने देखो, ठीक है। मैंने अभी बहुत हल्की बात करी है, कल मेरा ये डिटेल डिस्कशन का टॉपिक है, मैंने जितनी बात करी है उतनी रिवाइज होगी, कल और डिटेल डिस्कशन होगा। बस मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, मैंने दे दिया एमओए और एओए पे। क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी बात? रैंक 1 डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। रैंक 2 डॉक्यूमेंट, सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। कंपनी के रिलेशन विद आउटसाइडर, कंपनी के रिलेशन विद इनसाइडर, एम्प्लॉय की सारी बातें यहाँ, बैंक लोन की सारी बातें यहाँ, ठीक है बाबू। अब फोर्थ हेडिंग पर मैं वापसी कर रहा हूं। फोर्थ हेडिंग में लिखा था फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए कि प्रमोटर में, तो देखो प्लीज, प्रमोटर आप तय कर लो कि कौन कौन एमओए साइन करेगा। इस हेडिंग का मतलब ये है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। यार ये क्या बात हुई? एमओए पे कौन कौन साइन करेगा, क्यों तय कर ले, मैं बताता हूँ, प्लीज नहीं तो देखना। और वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं, मैंने हिस्ट्री बताई हुई है, बताना कैसे बनता है, कौन बनाता है अपनी मीटिंग में? इक्विटी शेयर होल्डर बनाते हैं। इधर देखो, आप सब इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आप ही तो बनाकर भेजोगे, फटाफट वेरीफाई करते रहो, ऐसे ही होता है बाबू। कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर पता है कब आएंगे? थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज पर ही तो आएंगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पर। नहीं तो देखो प्लीज, है ना भाई, जब मैं कैपिटल खरीद लो और जिसने खरीदी वो बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर, फिर वो अपनी मीटिंग में बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता ये तो यार बड़ी नाइंसाफी है? राघव भाई सीधा बच्चों, आपको नहीं लगता ये बड़ी नाइंसाफी है? क्या कंपनी को डिसीजन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बाद ही लेने होते हैं सारे, अभी हमें डिसीजन नहीं लेने होते? इधर देखो, कल हमने फीजिबिलिटी स्टडी कराई थी, फीजिबिलिटी कंडक्ट कराई थी एक्सपर्ट से, किस सीएस से कराऊं, किस सीएस से कराऊं, किस लॉयर से कराऊं, किस इंजीनियर से कराऊं, ये एक डिसीजन नहीं है? ये एक डिसीजन नहीं है सर? कौन लेगा फिर ये डिसीजन? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बाद में आएंगे फिर। आप बताओ मुझे ईमानदारी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है कि नहीं है? मैं सर आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कोई नोट्स, कोई एनसीईआरटी बता नहीं सकती। मैं खुद काम करता हूँ, कंपनी बनवाता हूँ। अगर आपको लगे ना मुझसे बेटर कोई बता रहा है तो बिल्कुल वहां हटे ना, आप आराम से सुन लो इस चीज को। कोई नोट्स नहीं बता सकता, कोई नोट्स भी, ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ आराम से सुन लो, चैप्टर अगर सच में क्लियर रखना है तो। सर कब कब आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बाद। तो डिसीजन पहले के कौन लेगा? यार मुझे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अभी भी जरूरत है, समझ पा रहे हो आप ये बात? की जरूरत तो अभी भी है, अभी तो कंपनी बननी शुरू हुई है, पता नहीं कितने रिसोर्सेज चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो डिसीजन कौन लेगा? सब बनाने पड़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैसे बनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर आने से पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं बाबू। ऐसा जाता है जो लोग एमओए पे साइन करेंगे दे विल बिकम द फर्स्ट मेंबर्स एंड फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाबू। यानी कि अगर मैं कहूँ आप पब्लिक कंपनी हो तो कम से कम 7 मेंबर के साइन ले लेना, 7 मेंबर बन जाएंगे और उन्हीं में से बेटा 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जब इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देंगे। उससे पहले के सारे देंगे बेटा, एमओए पे साइन करने वाले ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक इक्विटी शेयर इशू नहीं होते। क्लियर हो रही है बात अभी तक सारी मैंने चलो बोली? ठीक है, आपको लगता है हेडिंग खत्म होगी? 20 मिनट भी ना होए और अभी सामने देखते रहो, 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट, बहुत काम की बात बतानी है। पहले बताओ ये बात भी क्लियर हुई कि नहीं? एक क्वेश्चन पूछो, बहुत काम का, प्रमोटर साइन करता होगा क्या नहीं? सोच है, सोचो, या तो हाँ में होंगे ना में होंगे, बोल दो बस जो मन करता है। स्पर्श भाई क्या कहते हो, प्रमोटर साइन करता होगा? करता होगा? स्पर्श कह रहा है आज करता होगा। आप सब बता दो कौन कौन कह रहा है साइन करता होगा। मैं इनके साथ हूँ, 4-5 लोग हैं मेरे साथ हैं, अब 7-8 हो गए। सर कौन कौन कह रहा है साइन नहीं करता होगा? सर गैस ही कर रहा, मुझे भी पता, आपको नहीं पता।
वो बाकी काम आधे साइन करता होगा, बीच में छोड़ देता होगा, करता है साइन। वजह बता दूं? फिर मैंने दोबारा बोला कि मैंने नोट्स में क्या ऐसी बात लिखी होगी, आपको लगता है इतनी डिटेल बात जो ये बातें सीए की हैं वो लिखी होंगी। सर प्रमोटर हमेशा सबसे पहला साइन करता है, सबसे पहला। प्रमोटर ने तो डिसाइड करना है कौन कौन साइन करेगा, प्रमोटर ने तो डिसाइड करना है कौन कौन साइन करेगा। सर सबसे पहला साइन किसका होगा? हमेशा प्रमोटर का होगा, लिख के ले लो। क्यों? देखो एक बात बताता हूँ, अभी तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं ना कंपनी बनने से पहले, देखो एक्चुअली में कंपनी पता है कहाँ मान लेते हैं कि हम बन गई, हम यहाँ मान लेते हैं कि कंपनी बन गई, क्योंकि यहाँ कौन सी स्टेज पूरी हो जाती है? इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, यहाँ मान लेते हैं हम कंपनी बन गई। इससे पहले के सारे खर्चे पता कौन करता है? प्रमोटर अपनी जेब से। अच्छा क्या बताओ, आपने फिजिबिलिटी स्टडी सुन लिया मुझसे, एक्सपर्ट से फिजिबिलिटी करा ली, सीए ने मांग लिया 20,000 रुपये, किसने दिए होंगे? कंपनी तो बनी नहीं, प्रमोटर ने जेब से निकाले 20 दे दिए। आरओसी के पास का सर नेम अप्रूवल कर दो, उसने कहा फ्री थोड़ी होता है, 5,000 रुपये सबमिट कर दो, आपने 5,000 रुपये वहाँ दे दिए। कौन खर्च रहा है अपनी जेब से? अरे बताओ भैया, प्रमोटर खर्च रहा है। आपको नहीं लगता अगर वो खर्च रहा है तो कंपनी से वापस भी लेगा? फटाफट बताओ, अगर वो खर्च रहा है तो कंपनी से वापस लेने में भी इंटरेस्टेड होगा। जिस दिन कंपनी बनती है ना, पहला एग्रीमेंट अपने प्रमोटर के साथ करती है, बनते ही पहला एग्रीमेंट जो होता है प्रमोटर के साथ होता है कि आपने जितने भी पैसे कंपनी खर्चने में खर्चे हैं लिखवा दो, आपके पैसे रिफंड होंगे। समझ आई बात? प्रमोटर साइन करता है कि नहीं करता? करेगा ही, वरना पैसे नहीं आने के। क्लियर हो रही है अभी तक बात? जितनी बोली एक्स्ट्रा बातें हैं बहुत काम आएंगी आगे, देख लेना चैप्टर बड़ा स्मूथ हो जाएगा अगर मेरी बातें आज सुनोगे तो। मैंने कहा है ना आज छुट्टी करने वाले बहुत पछताने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ। क्लियर है बात? अब एक काम करो, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए, हेडिंग रीड करो, खत्म नहीं हुई, 10 मिनट और लगेंगे, पढ़ते जाओ, सिर्फ हेडिंग रीड करके बता दो। चलो अब वो दोनों बातें लिखी गई हैं, आराम से इस पर भी डिस्कशन हो जाए कि प्रमोटर जो सिग्नेटरीज फिक्स करेगा एमओए पे, जो जो लोग एमओए पे साइन करने वाले हैं फिक्स करेगा प्रमोटर। बाबू कहता है प्रमोटर दो काम और कर लेना, लिखा हुआ है प्रमोटर दो काम और कर लेना। एक तो उनकी रिटर्न कंसेंट ले लेना, देख लो नोट्स में लिखा है कि नहीं, एक तो उनकी रिटर्न कंसेंट ले लेना और एग्री कर जाना कि वो क्वालिफिकेशन शेयर भी खरीदे। देखो नोट्स में बातें लिखी हुई हैं क्या? ठीक है, समझाऊं क्या है मुद्दे? बहुत तगड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे। कहने को अगर मैं कहूँगा ना दो चीज़ें रट लो, आप कहोगे जी हो गया, आगे बढ़ाओ बात को, अब समझ लेना आराम से। बाबू प्रमोटर ने ना ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए जो एमओए पे साइन करके बने, एक तो वो खुद है, 2 लोगों को और उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। ठीक है बाबू, लॉ पता है क्या कहता है? इन 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ना रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट मतलब बाबू इनको कोर्ट कचहरी ले जाओ, ये लिख कर देंगे कि मैं, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मैं अपने पूरे होश में हूँ और अपनी मर्जी से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ, ऐसी कंसेंट ले लेना। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, देखो दिक्कत क्या है। अब बाबू ये मैं बात लिंक कर रहा हूँ चैप्टर 2 में, आपने कभी ना कभी मुझसे पढ़ी है, कंपनी में आराम से बताता हूँ। उस टाइम मैं कह रहा था ये एक्स्ट्रा बातें काम आएगी चैप्टर 7 में, पता नहीं कितनों ने सुना होगा। सर आपको पता है वहाँ एक हेडिंग आती थी लाइबिलिटी, आती थी। मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड कैपिटल, कुछ याद आया? और वहां पर एक हेडिंग आती थी सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी याद आया कि कंपनी अलग बात है और उसके मेंबर बिल्कुल अलग बात है। और पता है मैंने बाबू सेपरेट लीगल एंटिटी में एक बात बोली थी बाबू, एज फार एज सिविल लाइबिलिटी इज कंसर्न, सिविल पनिशमेंट इज कंसर्न, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जब तक पैसों वाली पेनल्टी की बात है ना तब तक आप अलग अलग हो, लेकिन अगर क्रिमिनल पनिशमेंट देनी हो, देखो कंपनी कागजों पे एग्जिस्ट करती है, अगर क्रिमिनल पनिश करना हो कंपनी को क्या करोगे?
कागज उठा के जेल में डाल दोगे और 5 साल बाद कागज निकाल दोगे? सच में पनिशमेंट हुई है? नहीं हुई ना। तो मैंने कहा था अगर क्रिमिनल पनिशमेंट देनी हो तो आप एक ही हो जाते हो। ऐसे केसेस में लॉ एक कंसेप्ट यूज करती है, कंसेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। शायद बहुत कम को याद आया होगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है पर्दा हटा दो बीच का। कंपनी की कॉमन सील लगाकर आपने फ्रॉड किया है, पर बेटा कॉमन सील के बीच में किसी तो डायरेक्टर के साइन होंगे। कोर्ट कहती है हम पर्दा हटा देंगे, लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट विल को, बीच का पर्दा हटा देंगे और वो कंपनी की आड़ में जिसने फ्रॉड करा है, जिस डायरेक्टर ने, उसको जेल में डाल देंगे। याद है कि बात मैं चैप्टर 2 में बोलता था। अब बाबू मैं वहीं से बात को लिंक कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया दोबारा से जिसने नहीं भी सुना था वहाँ पे। और आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। बिजनेस का कोर्स अपनी रफ्तार पर है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप कितना पढ़ रहे हो। सर मेरी तरफ देखते रहना। सर अब उसकी जरूरत आज पता लगेगी आपको। सर इस डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट पता क्यों ले रहा हूं मैं कोर्ट में? अगर आज आपने इसकी कंसेंट नहीं ली ना और कल को कंपनी में फ्रॉड हो गया इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन से, इन दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी के साइन से फ्रॉड हो गया और कोर्ट ने कह दी थी इन्हें जेल डालो, ये पता क्या बोलेंगे कोर्ट में? कोर्ट हम तो डायरेक्टर बनना नहीं चाहते थे, प्रमोटर ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, कह दिया एमओए साइन कर, हमने साइन कर दिया, हम डायरेक्टर बन गए, हमें पता ही नहीं लगा। वो जेल जाने से बच जाएंगे। मैं लिंक कर रहा हूं सारी की सारी बात। इसलिए कोर्ट पता क्या कहती है, पहले ही कहती थी इनकी रिटर्न कंसेंट ले लो ताकि बाद में मुकर ना जाए। समझ में आ रही है? इन्होंने खुद अपनी रिटर्न कंसेंट में दिया मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मैं पूरी होश में हूँ और अपनी मर्जी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ, मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, प्रमोटर ने कोई दबाव नहीं डाला। ऐसी सारी स्टेटमेंट लिखी होती है। अपनी मर्जी से बना ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले ही क्लियर हो गया ना तो बाद में कभी कोर्ट में कहते नहीं पाओगे ना। समझ में आ रही बात है? कुछ बातें इतनी प्रैक्टिकल है, अगर आप मेरे से सुन लोगे ना तो आपको लगेगा सच में यार रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। वरना क्या रटते रहो बैठ के, नोट्स के तो 2-4 महीने रट ही लोगे, मुझे पता ही है आपका। क्लियर हुआ रिटर्न कंसेंट वाला मुद्दा? अब ये भी क्लियर कर दो। क्वालिफिकेशन शेयर, यार ये क्या होता है? हमने तो इक्विटी शेयर सुना है, कभी कभी प्रेफरेंशियल का भी नाम सुना है मुझसे, ये क्या बनाए क्वालिफिकेशन शेयर? आओ बताते हैं बेटा। बाबू मतलब हिस्ट्री में जाना पड़ेगा मुझे थोड़ी सी बात को क्लियर करने के लिए कि कंपनी में क्या क्या रूल्स होते थे। किसी टाइम पर ना आप किसी ऐसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते थे जिसका आपके पास शेयर नहीं होता था। प्लीज सामने देखना, आप किसी ऐसी कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते थे जिसके पास और उस कंपनी का आपका शेयर भी नहीं और आप उसके डायरेक्टर बने बैठे हो। सर ऐसे केसेस में क्या दिक्कत होती है मैं बताता हूँ, प्लीज सामने देखना। सर डायरेक्टर अगर कंपनी के लिए अच्छा डिसीजन लेता है ना तो कंपनी के ना शेयर भागते हैं, बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और डायरेक्टर अगर खराब डिसीजन लेता है ना कंपनी के शेयर खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। देखो मैं एग्जांपल भी देता हूँ अच्छा और खराब का। जियो के डायरेक्टर मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर थे, इन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम जियो करके कोई चीज लाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में क्रांति लाएंगे। फिर उन्होंने डिसाइड करा हम 4G सिम लाते हैं, सारी मार्केट में 3G है, टावर बिछवाते हैं, बिछवा दिए। फिर उन्होंने डिसाइड करा सबको सिम भी फ्री देंगे, सारा डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री, साल भर के लिए देंगे। ठीक है जी। फिर उन्होंने डिसाइड करा साल का 1.5 साल करेंगे। आपको एक आइडिया बताऊं क्या हुआ था? मुकेश अंबानी जी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम जियो 4G ला रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको तो आइडिया भी नहीं होगा, 45 मिनट की उनकी स्पीच थी प्रेस के सामने। पता है रिलायंस का शेयर कितना ऊपर गया था? पता नहीं होगा आपको। बाबू 3900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था उस 45 मिनट में रिलायंस को, 3900 करोड़। 3900 करोड़। समझ में आया? जब कोई डायरेक्टर अच्छा डिसीजन लेता है क्या होता है, शेयर भागना शुरू कर देते हैं, प्लस प्लस बढ़ता है। तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी 4 जून को, इलेक्शन में हम जी आ रहे हैं ना, दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा शेयर कैसे भागते हैं। ठीक है जी। और बेटा अगर आप खराब डिसीजन लेते हो तो क्या होता है, शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है।
अब एक बात को समझना जरा आराम से, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मेरे पास मेरी कंपनी का शेयर भी नहीं है, जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ उसका शेयर ही नहीं है, मैंने खराब डिसीजन लिया, शेयर का प्राइस गिर गया, मुझे कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने अच्छा डिसीजन लिया, शेयर का प्राइस बढ़ गया, सामने देखो सॉरी, मैंने अच्छा डिसीजन लिया, शेयर का प्राइस भाग गया, मुझे तो फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सर क्वालिफिकेशन का रोल जब ला रहे थे ना हमारे लॉ मिनिस्टर, बहुत टाइम हो गया, अब तो 90s में आया था, तो उनकी स्पीच थी पार्लियामेंट की, मैं एज इट स्पीच बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या वर्ड बोला था पार्लियामेंट में, उन्होंने पता क्या बोला? मैं चाहता हूँ डायरेक्टर के दिल में ना शेयर होल्डर का दिल भी धड़के, एग्जैक्ट वर्ड थे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ डायरेक्टर के दिल में शेयर होल्डर का दिल भी धड़के, इसलिए मैं एक नया नियम ला रहा हूँ। नियम यह है, आप किसी भी कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे तो उसका कम से कम आपके पास एक इक्विटी शेयर होना जरूरी है, इसे ही हम बोलेंगे क्वालिफिकेशन शेयर। सर ऐसा नियम लाने से क्या होगा? अब मान लो मैं XYZ लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनता हूँ, एक शेयर लूंगा उसका, अगर मैंने खराब डिसीजन लिया, शेयर का दाम गिरा थोड़ा सा, कितने लोगों को नुकसान हुआ, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नुकसान हुआ, पर मेरे से कितने और लोगों को नुकसान हुआ? क्या बेटा अब डायरेक्टर के दिल में शेयर होल्डर का दिल धड़क रहा है? समझ में आ रही है बात? तो बाबू आप प्रमोटर प्रॉमिस करते हो बचे हुए दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि एक तो रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी आपको, और एक जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी आपको एक शेयर खरीदना जरूरी है, जिसको हम क्वालिफिकेशन शेयर बोलेंगे। समय देखो कितना लगाया मैंने हेडिंग पर, हेडिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात ये है, पक्का? इधर देखो, एमओए पे साइन करना क्यों जरूरी है, शुरू से शुरू करो बात, क्यों जरूरी है? जो लोग एमओए पे साइन करेंगे दे विल बिकम द फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, प्रमोटर साइन करता है कि नहीं करता है? क्यों? क्योंकि बहुत पैसे जेब से खर्च देगा कंपनी बनने तक, उसको वैसे रिकवर कराने हैं। डायरेक्टर बन के अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पहले लिखेगा, डायरेक्टर बनेगा तभी तो अपना कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखेगा और साइन करा लेगा कंपनी से, मेरे इतने पैसे खर्च होंगे देने आपने। ठीक है जी बाबू, जो बचे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे क्या चीजें चाहिए उनसे? दो, क्या क्या? रिटर्न कंसेंट और क्वालिफिकेशन शेयर, दोनों प्रोमिसेस लेनी है। मैंने इन डिटेल बात करी रिटर्न कंसेंट पे, रिटर्न कंसेंट पे भी, और इन डिटेल बात करी क्वालिफिकेशन शेयर की। क्लियर है बात? पक्का से? बाबू फिफ्थ हेडिंग, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाबू फिफ्थ हेडिंग बोलती है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, की कंपनी प्रोफेशनल्स अपॉइंट कर लो। बाबू कितने प्रोफेशनल की बात है, मैं अभी आपको बोल देता हूँ बेटा, 3 प्रोफेशनल की बात है, बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। बाबू नाम थोड़े नए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लेरिफाई होगा, तभी तो बोला था 2-3 ही एडिंग होंगी, ऐसे थोड़ी बोला था, इतना तो हमें भी पता ही है कि नाम नए हैं बिल्कुल। तो पहले ब्रोकर और अंडर राइटर में फर्क जान लेते हैं और फिर बेटा बात को आगे बढ़ेंगे। देखो ब्रोकर हो या अंडर राइटर, इनका काम पता है क्या है? कंपनी के शेयर बेचना। देखो आप खुद समझो, मैं कंपनी हूँ रजिस्टर्ड इन मुंबई, मैंने शेयर इशू करे, सब सहारनपुर वालों तक शेयर कौन पहुंचाएगा? मैं तो घर घर आने से रहे, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ये तो घर घर आने से रहे, फिर शेयर बिकेंगे कैसे? सर हम ना कई बार ब्रोकर को अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं कि हमारे शेयर बेच दो, ये मिडल मैन है, ये शेयर बेचने का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? ब्रोकर या अंडर राइटर क्या मिडल मैन है, शेयर बेचने का काम करते हैं दोनों ही। फर्क क्या होता है ये समझना। आप सामने देखो, उससे भाई बहुत देर हो गई हो। हाँ जी सर, क्या फर्क है ये समझना। बेटा मैं कंपनी हूँ, 1 लाख शेयर इशू कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 3 ब्रोकर अपॉइंट करा, कहानी ढंग से सुनना, मुझे फर्क आपसे चाहिए। मैंने कहा ए भाई बता कितने शेयर बेच देगा? मैंने कहा जी 30,000 शेयर तो मैं आराम से बेच दूंगा, 30 दे दो। मैंने 30,000 शेयर दे दिए। मैंने कहा बी तू? कहता है जी 40,000 शेयर, मैंने 40 दे दिए। मैंने कहा जी सी तू?
तेरा 30 मैं भी बेच दूंगा, मैंने 30 दे दिया। मैंने कहा जाओ बेचो मार्केट में। तीनों ब्रोकर हैं, कहानी सुनते जाना ढंग से। ए बेचने गया, बी बेचने गया, सी बेचने गया मार्केट में। ए आया कुछ दिन के बाद, जी 28,000 शेयर बिके। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ला 28 के पैसे, 2,000 शेयर जो नहीं बेच पाया ला वो, और 28,000 शेयर में अपनी ब्रोकरेज गिन और चलता कमीशन नहीं, मतलब अपनी जो ब्रोकरेज है। मैंने बी से पूछा, कहते थे 40 में से 37 से बिक पाए। मैंने कहा ला 37 के पैसे, 3,000 शेयर जो नहीं बेच पाए ला वो, और ले 37 पे ब्रोकरेज पे, और तू भी चलता वहां। मैंने कहा सी तो, कहते थे 29,000 बिके। मैंने कहा ला 29 के पैसे ला, 1,000 शेयर जो नहीं बेच पाया ला वो ला, ले 29 पे ब्रोकरेज ले, तू भी चलता वहां। ये ब्रोकर थे। कहानी में ट्विस्ट है, इस बार मैंने ए बी सी को कहा तुम अंडर राइटर्स बन जाओ। अरे ठीक है। मैंने कहा ए बता कितने शेयर बेचेगा, कहता है 30,000। मैंने कहा बी, कहता है 40,000। मैंने कहा सी, कहता है 30,000। मैंने कहा लाओ एडवांस पैसे लाओ, 30, 40 और 30 के। कहानी में फर्क है, कहानी में फर्क है। ब्रोकर से मांगे थे एडवांस पैसे? नहीं मांगे थे। ब्रोकर से तो नहीं मांगे थे एडवांस पैसे। आयुष भाई गुड मॉर्निंग, उठे रहो। हाँ जी, एडवांस पैसे मांगे थे क्या मैंने ब्रोकर से? नहीं। अंडर राइटर को कल 30,000 के पैसे ला ए, बी से 40,000 शेयर के तू पैसे ला, और सी 30,000 शेयर के पैसे तू ला। ले ब्रोकरेज, सॉरी ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलती है, अंडर राइटर को मिलती है अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज नहीं। क्या वर्ड बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। 30,000 का अंडर राइटिंग कमीशन ले जा आज ही, 40 पे आज ही, 30 पे आज ही, तीनों को आज अंडर राइटिंग कमीशन भी पे कर दी। बाबू बेचने गए मार्केट में ए बी और सी। ए आया जी 28,000 शेयर बिके, बी आया जी 37,000 शेयर बिके, सी आया जी 29,000 शेयर बिके। मैंने कहा जी मैं क्या करूं, मेरे पास तो एडवांस पैसे आए, जो नहीं बिके खुद रखो। कहानी में फर्क था, दोनों कहानी में फर्क था। अच्छा, ज्यादा रिस्क किसने लिया मेरी दोनों कहानियों में, ब्रोकर ने या अंडर राइटर ने? सब समझते हैं अंडर राइटर ने रिस्क लिया, बहुत बढ़िया, सबने समझा अंडर राइटर ने रिस्क लिया। कैसा रिस्क लिया? एडवांस पैसे दे दिए, बिके तो बिके, नहीं बिके तो उसके हो गए, है ना। उसने रिस्क लिया। जिंदगी में एक प्रिंसिपल है, चैप्टर 1 पढ़ा है तो, मोर द रिस्क मोर द गेन। यही है प्रिंसिपल। ज्यादा रिस्क किसने लिया? अंडर राइटर ने, उसका गेन भी ज्यादा होता है। अंडर राइटिंग कमीशन इज जस्ट डबल ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकर है 2.5% होती है, अंडर राइटिंग कमीशन 5% होती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी कंपनी को डाउट है मेरे पूरे शेयर नहीं बिक पाएंगे, क्या पॉइंट करूं, ब्रोकर या अंडर राइटर? मेरी कंपनी को डाउट है मेरे पूरे शेयर नहीं बिक पाएंगे, क्या पॉइंट करूं, ब्रोकर या अंडर राइटर? अंडर राइटर। पता है ना क्यों? क्योंकि वो पूरे शेयर का एडवांस पैसे देंगे, नहीं बिके तो उनके हो जाएंगे, हमें क्या टेंशन। फर्क समझ में आ रहा है? हमारे से जिस मर्जी रेट पे लें, जिस मर्जी रेट पे बेचें, हमारे को कोई लेना देना, हमारे पास तो पैसे आते हैं। बाकी इसके बारे में ऐसे बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा डिस्कशन 12th क्लास में, बहुत बड़ा डिस्कशन। लेकिन मैं मना नहीं करूंगा आपको, अगर आपको शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा, यू आर फ्री टू आस्क, इवन इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। चलो खैर, नहीं तो देखना बाबू, मैं आपको ये बता देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ लिखा है ना, वो गलत लिखा गया मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं प्रूव भी करूंगा, पर बाबू अगर लिखा गया तो आपको लिखना है पेपर में। पर मैं ये बता देता हूँ, मेरे हिसाब से पॉइंट में यहाँ होना नहीं चाहिए। मैं प्रूव करूंगा, प्लीज आप सामने देख लेना। ब्रोकर और अंडर राइटर में फर्क समझ में आया क्या? कहता है बैंकर भी अपॉइंट कर लो। बैंकर क्यों? सर कंपनी को ना जब शेयर बेचने होते हैं, कंपनी शेयर को ना कैश नहीं बेच सकती, 1 रुपए का भी, 10 पैसे का भी, यानी कि हर पैसा बैंक के थ्रू ही आना चाहिए कंपनी के जेब में, कैश बेचना अलाउड नहीं होता। इसलिए कहता है बैंकर अपॉइंट कर लो। सर एक बात बताओ, बैंकर अपॉइंट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपके स्कूल के पास बैंकर नहीं है क्या? फीस कहाँ जमा कराते हो? मैं स्कूल के पास आइडिया दूँ, बैंक में कराते हो। हर एक स्कूल का एक अलग बैंकर है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक होगा, तो किसी का IDBI बैंक होगा, किसी की कौन सी ब्रांच होगी, किसी की कौन सी ब्रांच होगी, ये मानते हो? किसी का HDFC बैंक है, किसी का एक्सिस बैंक है, ये मानते हैं सब। तो बाबू जब एक स्कूल इतनी छोटी सी बैंकर रख सकती है, तो कंपनी को तो बहुत सारे बैंकर चाहिए होते होंगे, मानते हो ये बात?
कंपनी शेयर का पैसा एक सिंगल पैनी भी कैश नहीं ले सकती है, तो उसको बैंकर की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही है सारी बात कि बैंकर की जरूरत क्या है। अब बाबू ये पॉइंट यहाँ पर गलत क्यों है, बस मैं ये बता दूंगा फिर पैकअप करते हैं। मैंने ब्रोकर वर्ड समझाया, मैंने डंग सेंटर राइटर वर्ड समझाया, मैंने बैंकर वर्ड समझाया, ये पॉइंट यहाँ गलत क्यों है? सर मैं ना पहली स्टेज पढ़ रहा हूँ अभी, प्रमोशन है ना, पहली स्टेज का फिफ्थ स्टेप पढ़ रहा हूँ बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। सर एक बात बताओ जरा थोड़ा सा मुझे सोच के, ये स्टेज कौन कौन परफॉर्म करता है? आने सामने देखना, ये स्टेज कौन कौन परफॉर्म करता है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, फटाफट से बताओ कौन कौन परफॉर्म करता है? प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक भी। प्राइवेट को 2 स्टेजेस पूरी करनी है और बेटा पब्लिक को तो 3 करनी है। सर एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, प्राइवेट कंपनी क्यों अपॉइंट करे इनको? भाई बैंकर तो चलो उसको चाहिए, ब्रोकर और अंडरराइटर क्यों अपॉइंट करे? वो तो शेयर बेच ही नहीं सकती पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी ने ब्रोकर अपॉइंट कर लिया, एबीसी आ जाओ मेरी शेयर बेच देना, बेच सकते हो आप शेयर पब्लिक को? फटाफट से बताओ क्या करेंगे अपॉइंट करके? सुबह शाम आरती उतारे ब्रोकर्स की। समझ में आ रहा पॉइंट गलत है यहाँ पर, इलॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर, मैंने प्रूव कर दिया। ऐसे तो बहुत सारी गलतियां ढूंढ लेता हूँ मैं। जिसको क्लियर हो गया हैंड रेस कर दो, ये पॉइंट यहाँ गलत है। आगे बाकी बचे हुए पक्का पता है मेरे को, सो रहे थे। आयुष क्लियर हो गया तेरे को पॉइंट? हाँ मुझे पता है। तू भाई मंगल ग्रह पे था, तो खोज कर रहा था पानी है कि नहीं मंगल ग्रह पर। पानी है? नहीं है, क्या मन है? मतलब मंगल ग्रह कैंसिल है हमारा। क्लियर है बेटा बात? चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।